वो तो उस पर यकीन नहीं करती कि उसने सूप पिया है। वो खामोशी से गाड़ी चला रहा था, जबकि रूह कब से जोर नजरों से उसी की जानिब देख रही थी। ना तो वो उसे डांटता था और ना ही गुस्सा करता था। उसका सारा गुस्सा बाकियों के लिए था। रूह को तकलीफ पहुंचाना अब उसके बस की बात ही नहीं थी। वो कितनी कोशिश करती थी कि यारम उस पर गुस्सा हो, उसे डांटे, फिर प्यार करे, लेकिन अब तो यारम को उससे ज़्यादा उसकी सोतन बीमारी से प्यार हो गया था। वो मुंह के डिज़ाइन बनाती मुसलसल उसको देखती सोच रही थी। उसके खो जाने के डर ने यारम को इस हद तक बेबस कर दिया था कि अब वो रूह को दर्द देने के बारे में सोच ही नहीं सकता था। कहाँ वो उसकी ज़रा सी सख्त निगाह पर खामोश होकर बैठ जाती थी, और अब वो जानबूझकर उसे तंग करती थी। है इस सब चीज़ों का तो वो बाद में गिन गिन के बदला लेने वाला था। उसका हिसाब तो रूह को ठीक होने के बाद देना ही था। लेकिन फिलहाल उसके इतना सब कुछ करने के बावजूद भी यारम उसको कुछ नहीं कह रहा था। उसकी हद से ज़्यादा फिक्र करना, उसका ख्याल रखना, इस सब के अलावा जैसे यारम को कोई और काम ही नहीं था। इस पूरी रूटीन और अजीबोगरीब जिंदगी से रूह आजिज़ आ चुकी थी। वो सब कुछ पहले जैसा चाहती थी, और पहले जैसा सब कुछ तभी हो सकता था जब वो बिल्कुल ठीक होती, और अब वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। लेकिन यारम का कहना था कि वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से यारम की स्ट्रिक्ट केयरिंग अब भी जारी थी। वो कब से नोट कर रहा था कि रूह का सारा ध्यान उसी की जानिब है, लेकिन वो जानबूझकर उसे देख नहीं रहा था, क्योंकि इस वक्त वो सच में गुस्से में था और वो अपना गुस्सा उस पर निकाल नहीं सकता था। इसलिए वो अपना गुस्सा स्टीयरिंग पर निकालते हुए गाड़ी चलाने में मसरूफ था। जब उसे अपने हाथ और कंधे पर रूह का लम्स महसूस हुआ, वो उसका बाजू थामे उससे कंधे के ऊपर अपना सर रख चुकी थी। यारब ने नरमी से अपना हसार उससे गिर्द खींचते हुए उसे अपने मजीद करीब किया। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में उतर चुकी थी। घर के बाहर गाड़ी रोककर यारब ने उसे अपनी बाहों में उठाया, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो उसकी लरजती पलकें देख चुका था। बड़ी भारी हो गई हो। उसे कान के करीब झुककर सरगोशी की तो उसके लबों पर शरारती सी मुस्कान खिली। और खिलाए ना वो दवाइयों की दुकान। अब हो गई ना मैं मोटी, अब कैसे उठा के चलेंगे मुझे। वो दोनों आंखें पटपटाती सीरियस अंदाज में बोली, तुम एक बार बिना कोई भी मस्ती किए ये कोर्स मुकम्मल कर लो, मैं सारी जिंदगी तुम्हें यूं ही अपनी बाहों में उठा के चलूंगा। वो मोहब्बत से बोला तो रूह ने आंखें घुमाई। और अगर मैं दवाइयाँ नहीं खाऊंगी तो क्या आप मुझे अपनी बाहों में नहीं उठाएंगे। वो उसके गले में बाहें डालती उसके सीने पर सर रखते हुए लाड से बोली, तुम दवाई ज़रूर खाओगी रूह। वो सख्ती से बोला था। हाँ, तो मैं कब इनकार कर रही हूँ। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि एक दिन ना खाने से कौन सा कुछ नहीं हो जाएगा। बहुत कुछ हो जाएगा, मुझे दवाई खानी चाहिए, ज़रूर खानी चाहिए। वो अपनी ही धुन में बोले जा रही थी जब उसे अपनी कमर पर यारम की सख्त उंगलियों का हल्का सा लम्स महसूस हुआ। वो फौरन बात बदल गई। गुड गर्ल, बेबी। वो उसे लिए घर के अंदर दाखिल हुआ। बस ज़रा ज़रा सी बात पर घूरना शुरू कर देते हैं, वो भी इतनी मोटी मोटी आंखों से। कोई इनको बताए, नीली आंखें खूबसूरती की निशानी होती हैं, ना कि वो दहशत फैलाने लगे। वो बड़बड़ाते हुए बोली, जबकि यारम उसकी इस सरगोशी पर अपनी मुस्कुराहट को रोक ना सका। हाँ, बस नुमाइश करवा ले इनसे, और तो कोई काम नहीं है। वो उसके डिम्पल में उंगली घुसाती उसकी मुस्कुराहट को रोकने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसकी इस हरकत पर यारम की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। यारम ने खुद अपने हाथों से उसके लिए डिनर बनाया था। वो सच में कमाल का कुक था। उसके हाथ में बहुत जायका था, और अगर जायका ना भी हो तो तब भी यारम की बेपनाह मोहब्बत पर वो इनकार नहीं कर सकती थी। और फिर जालिम जिस अदा से अपने हाथ से खिलाता था, कोई इनकार करके दिखाए। वो उसके हाथ से खाती सोच रही थी जब अपनी बेलगाम सोचों पर लानत डालती ऊंची आवाज से बोली, अल्लाह ना करे कि आप किसी को अपने हाथ से खिलाएं। क्या बोल रही हो बेबी, मुंह खोलो, बस ये थोड़ा सा रह गया है। उसकी बात की गहराई समझे बगैर यारम ने एक और निवाला उसके मुंह में डाला। इस वक्त यारम के लिए उसका खाना अहम था, वरना यकीनन उसके इजहार जलन पर वो खुश होता, क्योंकि रूह भी उसके मामले में काफ़ी पोसेसिव साबित हुई थी। उसे भी पसंद नहीं था अपने अलावा यारम की तवज्जो का मरकज़ किसी और की ज़ात को देखना। अक्सर मार्केट या शॉपिंग मॉल में वो उसके आगे पीछे कहीं देखने की इजाज़त नहीं देती थी, जबकि वो जानती भी थी कि यारम उसके अलावा किसी और को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। हाँ, लेकिन उसकी ये जलन यारम को बहुत भाती थी। उसे अच्छा लगता था रूह का उसके लिए इतना टची होना, लेकिन ये वक्त खुश होने का नहीं था, क्योंकि वो खाना बनाने में पहले ही लेट हो चुके थे। रूह तो बहुत खुश थी कि अभी तक उसका मुंह कड़वा नहीं हुआ था, लेकिन यारम को उसकी फिक्र लगी हुई थी। मेरा बच्चा, जल्दी से ही ख़त्म करो, फिर मैं तुम्हें अच्छी सी चाय बना के पिलाता हूँ। वो चाय के लिए पानी चढ़ाता बहुत मोहब्बत से बोला था।
मतलब आपको याद है यारम? आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है ना, मजाल है जो कुछ भूल जाए। वो दांत पीसती यारम को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। लो जी, फिर शुरू होगी नुमाइश। हटे पीछे, आज चाय मैं बनाऊंगी। वो कुर्सी से उठकर बोली। नहीं रू, तुम अभी गैस के करीब ना आओ, यह खतरनाक है। वो उसके कंधे पे हाथ रखता उसे वापस बिठाने लगा। यारम अब बस करें ना प्लीज़, मैं तंग आ गई हूँ यूँ बैठे बैठे। प्लीज़ कम से कम चाय तो बना ही सकती हूँ। वो मिन्नत करने वाले अंदाज से बोली। नहीं रू, प्लीज़ अभी नहीं, सिर्फ कुछ टाइम सब्र कर लो, फिर सब तुमने ही तो करना है ना। वो समझाने वाले अंदाज से बोला तो रू मुंह बनाकर वापस बैठ गई। आज मैं तुम्हें बहुत मज़े की चाय पिलाऊंगा। वो उसे प्यार से पुचकारते हुए मनाने में कामयाब हुआ था, और वाकई ही उसकी चाय बहुत ज़बरदस्त थी। हमेशा की तरह वो इस मीठी मीठी चाय के बाद वो उसे गंदी गंदी दवाइयाँ खिलाने वाला था, जिस पर उसका मुंह सारी रात उस कड़वे जहर के ज़ेर असर रहेगा। आखिर कब ख़त्म होगा ये मेडिसिन का सिलसिला? वो सोचते हुए यारम के पीछे मुंह बनाए कमरे में आई थी। यारम, अब ना मैं आपसे पकी वाली हवा हो जाऊंगी। उसे मेडिसिन बॉक्स लिए अपनी तरफ आता देखकर वो मुंह बनाकर बोली। कोई बात नहीं बेबी, मुझे मेरे बच्चे को मनाने का तरीका आता है। वो मोहब्बत से उसका माथा चूमता मेडिसिन निकालने लगा। आपको पता है, कोई भी काम ज़बरदस्ती करवाने से गुनाह मिलता है। आपको भी गुनाह मिल रहा है जब आप मुझे ज़बरदस्ती ये दवाइयाँ खिलाते हैं। अभी भी वक्त है, तौबा कर लें। किसी भी तरीके से जब वो इसकी बातों में नहीं आया तो रूह अब उसे खुदा से डराने लगी। लेकिन मैं ये काम तुम्हारी भलाई के लिए करता हूँ, और जो काम किसी की भलाई के लिए किया जाए उसका गुनाह नहीं होता। वो भी कहाँ पीछे रहने वाला था। हैं? भलाई? क्या भलाई है इसमें? अच्छे हाथ से मुंह को कड़वा बादाम बना के रख देते हैं आप, और आप कहते हैं कि ये मेरी भलाई है। आप खाइए ज़रा ये दवाई, ज़रा बीमार हो आप। अस्तगफिरुल्लाह, क्या बकवास कर रही हूँ मैं। अल्लाह ना करे आपको भी कुछ हो, कोई भी बीमारी आपको छू कर भी गुजरे। वो दोनों कानों को हाथ लगाती अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए अपनी बात की तौबा करने लगी। फिर ज़रा वक्फे से बोली। आप ज़रा ये दवाई खाएं, फिर आपको पता चले कि ये कैसी है। गले से नीचे नहीं उतरती, ये तो मैं सिर्फ आपकी खातिर समझौता कर लेती हूँ, वरना मैं सारी जिंदगी से मुंह न लगाती। अपना मुंह खोलते हुए वो रोज़ की तरह अपनी भड़ास भी निकाल रही थी। आखिर इस सोतन बीमारी को खुद के और शारम के बीच से निकालना भी तो था, वरना उसका तो यही कहना था कि उसकी इस सोतन बीमारी से यारम को उससे ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। ये दवाई तुम्हारी एहसानमंद रहेगी सारी ज़िंदगी कि तुमने इसे मुंह लगाया। वो शरारती अंदाज में उसके लबों से पानी का गिलास लगाते हुए बोला तो रूह ने आखिरी गोली भी निकल ली। गुड, मेरा बच्चा अब जल्दी से लेट जाओ, सोने का वक्त हो गया है। यारम, मुझे अभी नहीं सोना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। वो जल्दी से बोली थी। हम सुबह बातें करेंगे, इस वक्त तुम्हें सोना है, चलो शाबाश। वो उसका हाथ थामे उसे ज़बरदस्ती बेड पर लेटाने लगा था। नहीं नहीं यारम, मुझे नहीं सोना प्लीज़, हम थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर सो जाएंगे ना। रो को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी मेडिसिन में एक मेडिसिन नींद की भी है। यही वजह थी कि वो अक्सर उससे देर से सोने की ज़िद करती थी, लेकिन यारम नहीं चाहता था कि रात में उसकी नींद डिस्टर्ब हो, वो डर कर जाग जाए, वरना शायद वो खुद भी उसे इतनी जल्दी सोने पर मजबूर कभी ना करता। ओके बाबा, हम कर रहे हैं बातें, आराम से लेट जाओ, मैं भी यही हूँ तुम्हारे पास। वो मान जाने वाले अंदाज में कहता बेड की दूसरी जानिब आया तो रूह को बच्चों की तरह खुश होते देखकर उसे सीने से लगाया था, और अब यकीनन रूह की बेतुकी बातों का सिलसिला शुरू होने वाला था, और इन्हीं बातों के दौरान ही उसे गहरी नींद में उतर जाना था। शारम जानता था। यारम, हमारे बच्चे कब होंगे? जल्दी लैला माँ बन जाएगी और हिजर मामू का एक प्यारा सा बेटा होगा, या शायद बेटी। लेकिन यारम, हमारे बच्चे कब होंगे? काश हमारा बच्चा होता तो अब तक तो कुछ ही वक्त में वो हमारे पास आने वाला होता। हम दोनों उससे बहुत प्यार करते, है ना यारम? लेकिन शायद मैं उसकी माँ बनने के काबिल नहीं थी, इसीलिए तो वो आया ही नहीं। शायद मैं ही अल्लाह के दिए इस तोहफे को संभाल नहीं पाई। एक बार फिर से अपने अंदर खालीपन का एहसास जागते ही रूह उसके सीने में मुंह छुपाए आंसू बहाने लगी, और यारम ने सख्ती से लब खींच लिए। यही वजह थी रूह, मैं तुम्हें लैला के घर नहीं जाने दे रहा था। इस तरह से रो रो कर तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। जो कुछ भी हुआ वो सब हमारे नसीब का लिखा था। खबरदार, जो तुमने उसमें अपने आप को कसूरवार ठहराया, वो हमारे नसीब की औलाद नहीं था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हमेशा बेऔलाद रहेंगे। इंशाल्लाह जल्द ही हमारे भी बच्चे होंगे, और हम उन्हें बहुत प्यार करेंगे, बहुत ख्याल रखेंगे। और इस तरह से आंसू बहा बहा कर अल्लाह को नाराज़ ना करो, वो बेनियाज है, हमें औकात से भरकर नवाजेगा इंशाल्लाह।
لیکن اس طرح سے رو رو کر تم ناقدری کر رہی ہو جو ہے اس کی۔ وہ اسے سختی سے ڈپٹتے ہوئے بولا، اچھا نہیں کہتی کچھ بھی، ڈانٹتی کیوں ہے؟ وہ لاڈ سے اس کے گرد باہیں پھیلائے بولی، ڈانٹ کہا رہا ہوں، بس سمجھا رہا ہوں اپنی اس نالائق اسٹوڈنٹ کو۔ یارم نے اسے اپنی مزید قریب کیا۔ میں نالائق نہیں ہوں، وہ روڑے روڑے انداز سے بولی۔ ہاں بہت لائق ہو تم، مجال ہے جو کوئی بھی بات اس ننھے سے ذہن میں بٹھا لو، ہر چیز پر ضد کرنا اپنا فرض سمجھتی ہو۔